बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम एक्सरसाइज 1.3 का कंसेप्ट लेने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 1.3 के अंदर आपके पास क्या है कि मैट्रिसेस की आपने एडिशन करनी होगी और आपने एक स्केलर क्वांटिटी यानी कि रियल नंबर को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और इसके अंदर आपने मैट्रिसेस के कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के बारे में जानना है और इनके एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में जानना है। शुरू करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए। यहाँ पर रिटन में तो आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं, लेट्स से मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, तो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं अगर वो कन्फर्मेबल हो, यानी कि उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम फॉर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, उनकी आपके सामने एंट्रीज लिखी हुई हैं। अच्छा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होगा क्या कि आपने दोनों मैट्रिसेस की जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि अगर आपके पास दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, आपने उसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पर ए प्लस बी लिखना है। मैट्रिसेस को हम हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं, इसलिए आपने लेफ्ट साइड पर ए प्लस बी लिखा। राइट साइड पर जो आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, उनको आपने दोनों को साथ लिखा, दरमियान में प्लस का साइन डाला जो कि एज अ ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि आपने एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस के ऑपरेटर के साथ 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 लिखना है। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि मैं ऑपरेटर का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये जो आपके पास प्लस है ये ऑपरेटर है जो ये शो कर रहा है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो रहे हैं, और ये जो इस -2 जो लिखा हुआ है ये उसका इस रियल नंबर 2 का अपना साइन है जो कि बाद में माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 2 होके यहाँ पे आपके पास आंसर इस वजह से 0 आ रहा है। तो आपने क्या किया कि आपने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे के साथ लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 2 थी, यहाँ पे सेकंड मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स बी के अंदर फर्स्ट एंट्री -2 है, तो आपने 2 प्लस ब्रैकेट -2 लिखा। सेकंड एंट्री 3 है, 3 + 3 लिखा, 0 + 4 लिखा। यहाँ पे सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, इधर भी सेकंड रो की फर्स्ट एंट्री 1 है, 1 + 1 लिखा, 0 + 2 लिखा, 6 + 3 आपने लिखा जो कि दोनों मैट्रिक्सेस की लास्ट एंट्रीज है। जब इनको सॉल्व किया आपके पास आंसर आ रहा है 2 - 2 0, 3 + 3 6, 0 + 4 4, 1 + 1 2, 0 + 2 2 एंड 6 + 3 9। ये आपके पास आंसर आ गया ए प्लस बी मैट्रिक्स को सॉल्व करने से। इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपके पास दोनों मैट्रिसेस कन्फर्मेबल होनी चाहिए, यानी कि उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होगा तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो सकता है। आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तब आपने क्या करना है, पहले ऑपरेटर प्लस का था अब ऑपरेटर माइनस का होगा। इसी तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड पर a - b लिखा, राइट हैंड साइड पर आपने दोनों मैट्रिसेस को अलग अलग लिखा, दरमियान में माइनस का साइन डालकर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने साथ साथ लिखना है माइनस के ऑपरेटर के साथ। 2 - 0, 3 - 2, 4 - 2, 1 माइनस है, फिर अंदर साइन भी जो रियल नंबर है जो एंट्री है उसका भी साइन माइनस है, तो उस वाले माइनस को आपने ब्रैकेट में लिखना है। 1 माइनस इंटू -1 हो गया जो कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 + 1 करके यहाँ पे आपके पास आंसर 2 आएगा। इसी तरह 5 - 4, 0 - 3। तो ये आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास आंसर बन रहा है 2 1 2 2 1 - 3। तो इस तरह से आपने सब्ट्रैक्शन करना है। इसका एक और तरीका भी इसने यहाँ पर बताया है जो कि थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। उसने कहा कि अगर आप इसको एडिशन ही के प्रोसेस में करना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है कि आपने जो मैट्रिक्स बी होगा आप उसका नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम कर लें। नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने से मुराद ये होता है कि आप उसी मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये माइनस भी हो जाएगा और आपके पास जो अंदर टर्म्स हैं वो सारी भी आपस में क्या हो जाएंगी कि उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये पहले उसने a + b जो किया उसने पहले वाले मेथड्स के मुताबिक ही किया है जो मैं ऊपर आपको समझा चुका हूँ कि उसने प्लस के साथ दोनों ये अब उसने एक अलग एग्जांपल दिया है कि दो मैट्रिक्स हैं आपके पास a और b। पहले उसने इसका a + b मालूम किया यानी कि एडिशन का फंक्शन किया है, उसके लिए उसने प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को उसने साथ लिखा है प्लस के ऑपरेटर के साथ। सॉल्व किया आपके पास ये एक आंसर बन गया 1 5 11, 1 - 2 5 7 3 8। और जब उसने यहाँ पे माइनस किया तो उसने माइनस करने के बजाय
एडिशन का ये फंक्शन किया, लेकिन जो आपके पास मैट्रिक्स बी था उस मैट्रिक्स बी को उसने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स बी जो है यहाँ पे मैट्रिक्स बी 0 3 4 1 -1 2 है, लेकिन यहाँ पे उसने सारे साइन चेंज कर दिए, माइनस वाले प्लस, प्लस वाले माइनस हो गए। एंड देन उसने जब उसको ऐड किया है, अगेन ये चीज़ कम्प्लेक्स हो जाएगी। आप प्लस लिखेंगे तो दोबारा ये वाले साइन भी तो माइनस लिखेंगे, वो फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे। 2 दफ़ा आप साइन के साथ 2 दफ़ा खेलेंगे तो ये खेलना थोड़ा सा ख़तरनाक साबित हो सकता है कि आपसे साइन की गलती हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है, जो सिंपल सा तरीका है, आप a माइनस बी को a माइनस बी ही लिखें, b को आप नेगेटिव मैट्रिक्स बनाने की कोशिश ना करें और a माइनस बी सिंपल लिखें। अगर कोई साइन की चेंजेस होनी है तो वो जब आप इस तरह ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे तो आपको खुद पता है, जिस तरह ये -1 और प्लस -1 लिखा हुआ है तो आपको पता है कि माइनस माइनस क्या होगा कि ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और साइन आपके पास माइनस का आएगा, तो इसका आंसर आपके पास बनेगा -2। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट है जो आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा है, यकीनन आपको आता होगा। तो आपने इस चीज़ को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना, आपने जस्ट मैट्रिक्स को यहाँ पे समझने और मैट्रिक्स के कंडीशंस को अप्लाई करना है। तो ये इसने बताया और इसने यहाँ पे एक चीज़ नोट की दी है, इसको याद रखना है, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है और ये आपको आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि नोट दैट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज अनचेंज अंडर द ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन के मामले में आपके पास जब आप सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को आपस में, तो आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो आंसर आएगा उसका सेम रहेगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पर चेंज नहीं होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई एक रियल नंबर है, लेट्स से उसको हम कहते हैं के, उसको जब आप किसी भी मैट्रिक्स लेट्स से मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसको लिखेंगे के इंटू ए, और वो बताता है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और उसको आपने जो कि 3/3 का मैट्रिक्स है उसको आपने एक रियल नंबर -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? उसको आप ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर उसने बताया के ए लिखना है। तो सबसे पहले आपने के ए लिखा, इक्वल का निशान डाला, उसके बाद के किसके इक्वल है, के इक्वल है -2 के, ब्रैकेट में -2 लिखा और मैट्रिक्स ए आपने लिख दिया। अब आपने क्या किया, -2 ब्रैकेट में इसी तरह लिखा, ए की जगह पर आपने मैट्रिक्स ए जो आपको गिवन है वो आपने लिखा और फिर इस -2 को अंदर हर एक के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के लिए याद रखें दोनों को आप ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि अगर दो ब्रैकेट्स आपस में साथ लिखी हुई और उनके दरमियान कोई ऑपरेटर ना हो तो ये फैक्ट की बात है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। दैट मीन -2 आपने एक ब्रैकेट में लिखा है और उसके साथ आपने 1 को दूसरी ब्रैकेट में लिखा है, दैट मीन्स कि -2 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 1 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर आता है -2। इसी तरह -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और 2 1 2 तो आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह -2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 4 8 और माइनस का साइन है तो -8 आ जाएगा। इसी तरह -2 × 2 -4, -2 × -1 अगेन माइनस माइनस प्लस और 2 1 2, -2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0 हो जाएगा, -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस होके 2 1 2 आ जाएगा, -2 3 से मल्टीप्लाई हुआ -6 एंड -2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -4। यह था आपके पास किसी भी रियल नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका। नेक्स्ट आपके पास है कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स क्या है। वेरी सिंपल, ये आपने आई गेस 7th या 8th क्लास में भी आपने जनरल मैथमेटिक्स के अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास दो टर्म्स हैं, अब यहाँ पे क्योंकि मैट्रिक्स की बात हो रही है तो हम इसको कहेंगे कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, लेट्स से एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी है, अगर आप a + b करेंगे तो उससे आपके पास वही आंसर आएगा जब आप b + a करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। आप यहाँ पे करके देख सकते हैं, मैं पीछे एडिशन आपको समझा चुका हूँ इसलिए एडिशन का हम दोबारा रिवाइज नहीं करते, लेकिन आप देखेंगे अभी हम आगे एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो जब आपके पास फॉर एग्जांपल एक आपके पास मैट्रिक्स ए है और आपके पास दूसरा मैट्रिक्स बी है, a + b आपने किया, दोनों मैट्रिक्स को साथ लिखा, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखा और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को लिखने के बाद जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास एक आंसर आ रहा है 5 1 5 4 10 2 6 3 -1। इसी तरह जब आपने b + a लिखा तो क्या करेंगे कि पहले आप b को लिख रहे हैं फिर आप a को लिख रहे हैं। b + a करने के बाद आपने यहाँ पर उन्होंने ये वाला स्टेप छोड़ दिया है, आप इस स्टेप को खुद कर सकते हैं। जब आप ये स्टेप फॉलो करेंगे
तो आप देखेंगे कि आपके पास दोबारा आंसर यही आ रहा है, जो कि ये आंसर और ये आंसर दोनों इक्वल हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के, जो कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ में आपके पास तीन टर्म्स या तीन मैट्रिक्स इन्वॉल्व होते हैं, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी कि पहले हम a प्लस बी करेंगे, फिर उसके अंदर c को ऐड करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इक्वल है a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, यानी कि b प्लस सी को पहले सॉल्व करें और फिर जो आंसर है उसको a के साथ ऐड करें, तो ये दोनों आपस में आंसर बराबर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस तरह समझें कि a 2 है, b 3 है और c 5 है, तो जो 2 जमा 3 इक्वल है 5 के और 5 जमा 3 इक्वल है 10 के। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें 2 जमा यहाँ पे है 3 जमा 5, 3 जमा 5 8, 8 जमा 2 भी करें तो आंसर आपके पास क्या आता है 10। 10 इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। यहाँ पर इन्होंने इसी तरह बताया, आपके पास तीन मैट्रिक्स हो गए यहाँ पर a, b और c। सबसे पहले आपने a प्लस बी जो कि ब्रैकेट में है, इसमें बॉडमास रूल को जहन में लाएं कि पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को जब उसने सॉल्व किया, आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखा, एडिशन का फंक्शन अप्लाई किया, एक आपके पास ये आंसर आ गया जो कि ऑलरेडी ऊपर भी उन्होंने बताया हुआ है। और अब इसमें c को ऐड किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को उधर भी उन्होंने साथ नहीं लिखा, वो स्टेप उन्होंने स्किप कर दी क्योंकि वो आपको एक दफ़ा यहाँ पर बता चुके हैं। तो जब आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखा है, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे ये क्वेश्चंस, तो आपने लाजमी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखना है। और इसी तरह अगर आप बोर्ड के पेपर में सॉल्व कर रहे हैं और आपको भी पता है कि आप ये क्वेश्चन कोई 10 से 100 दफ़ा कर चुके होंगे, तो हर दफ़ा ये स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं आएगी। लेकिन मैं आपको फिर भी गुजारिश करूँगा कि जब आप बोर्ड में पेपर सॉल्व कर रहे हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले स्टेप में इस तरह a प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो आपने फर्स्ट टाइम इस तरह कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज लिखनी है, ताकि एग्जामिनर को ये बात पता चले कि हाँ इसने ये इन दोनों को सॉल्व करके डायरेक्ट ये आंसर नहीं लिखा, बल्कि इसको ये स्टेप पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आप बेशक अगली दफ़ा जब आप करें, जिस तरह आप ये यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें तो आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ नहीं लिखा, तो आप यहाँ पे बेशक डायरेक्ट आंसर लिख दें, लेकिन एक दफ़ा ये स्टेप करना लाजिम है ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि बच्चे को इस कॉन्सेप्ट का पता है। अदरवाइज़ वो ये भी समझता है कि क्या पता बच्चे ने कहीं से छापा मारा है, और अगर उसने आपके क्वेश्चन काट दिए तो आप इस चीज़ का कुछ भी नहीं कर सकते। लिहाजा a प्लस बी प्लस सी का आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, a प्लस बी का ये आंसर आया था, उसमें ये c लिखा, उन दोनों को ऐड करके आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि a को एज इट इज़ नीचे आने दिया है, b प्लस सी को उन्होंने ब्रैकेट में साथ लिखा है, इन दोनों को सॉल्व किया, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को साथ लिखा और आपके पास ये एक आंसर आ गया। a एज इट इज़ चलता आ रहा था, फिर a को आपने b प्लस सी के आंसर के साथ ऐड किया, तो आपके पास जो आंसर है आप देख सकते हैं कि ये वही आंसर है जो कि ऊपर भी आपको आंसर गिवन है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, a प्लस बी ब्रैकेट में है प्लस सी, इनको ऐड किया तो वही आंसर आ रहा है जो a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी को सॉल्व करने से आ रहा है। नेक्स्ट बड़े मज़े का कंसेप्ट है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी से क्या मुराद होती है? आइडेंटिटी से मुराद है अपनी शनाख्त। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी से मुराद ये है कि ऐसा मैट्रिक्स, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स, लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है a, तो कोई भी दूसरा ऐसा मैट्रिक्स a में ऐड करें कि जिसके बाद आंसर दोबारा a आए, तो वो जो मैट्रिक्स आपने ऐड किया है a के अंदर वो उसका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। यूजुअली या मोस्टली एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वो नल मैट्रिक्स होता है या ज़ीरो मैट्रिक्स होता है, क्योंकि वो 0 0 होता है। 0 0 को जब आप किसी में भी ऐड करेंगे तो वो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं लाएगा और वो एज इट इज़ आपके पास जो मैट्रिक्स ए है वही आ जाएगा। यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि मैट्रिक्स ए है ये आपके पास, और ये आपके पास नल मैट्रिक्स है, ज़ीरो मैट्रिक्स है। इन दोनों को ऐड किया तो आंसर दोबारा आपके पास ए ही आ रहा है, तो इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ये बहुत ही एक नॉर्मल सा कंसेप्ट है। बहरहाल एडिटिव इन्वर्स थोड़ा सा समझने वाला है, याद रखने वाला है, MCQs में पूछा भी जा सकता है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स से मुराद ये है कि ऐसा मैट्रिक्स जो लेट्स से एक मैट्रिक्स है आपके पास A, उसके अंदर कोई भी दूसरा मैट्रिक्स ऐसा आपने ऐड किया, फॉर एग्जांपल B, जिसको ऐड करने से आंसर आपके पास क्या आ रहा है 0 0, यानी कि नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स आ रहा है। तो वो मैट्रिक्स जो आपने मैट्रिक्स A में ऐड किया है वो उसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा।
यूजुअली एडिटिव इन्वर्स मैट्रिक्स वो होते हैं जो अपने ही मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स होते हैं। जिस तरह यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि ये है 1 2 1 0 -1 -2 3 1 एंड 0, तो जो बी होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए होगा। नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए से क्या मुराद होगा कि आपने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, जो पहले माइनस के हैं वो प्लस हो जाएंगे, जो पहले प्लस के हैं वो सारे माइनस के हो जाएंगे, जिस तरह -1 -2 -1। अब जब आप इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो डेफिनेटली 1 -1 किया 0, 2 प्लस इंटू -2 यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 -2 किया 0, तो सब कुछ 0 हो गया, सब कुछ 0 हो गया। ठीक है, तो ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स आपके पास इक्वल है किसके, ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स आपके पास आंसर आएगा। और ये आपके पास जिस मैट्रिक्स को ऐड करने से, यानी कि ये जो बी मैट्रिक्स था जो कि इसी का ए का नेगेटिव मैट्रिक्स था, ये इसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। यानी कि इससे ये बात साबित होती है कि हर मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स क्या है, उसका अपना ही नेगेटिव मैट्रिक्स है। तो ये था कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.3 का। अब हम